और वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। तो चलिए देखते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है और संसद ने क्या-क्या विधियां पास की है और किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो इसमें सीधे-सीधे हम आ जाएं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि संविधान, भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन-कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेसिडेंट को चुनने के लिए कौन-कौन से लोग भाग लेंगे, उसके बारे में बताया गया है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से यह बताया गया है कि भाई प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए एक कॉलेजियम बन एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स निर्वाचक गण, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्वाचक गण। तो एक निर्वाचक गण बनेगा, मतलब ग्रुप ऑफ सम मेंबर्स। तो वो मेंबर्स फिर क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट को चुनने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये मेंबर्स कौन-कौन होंगे? तो देखिए इसमें टाइप ए है, जो दोनों हाउस है, दोनों हाउस सेंटर में पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, यानी कि ऐसे मेंबर जिनका चयन चुनाव के द्वारा हुआ हो, नामांकन के द्वारा ना हुआ हो। ठीक है, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनका ही चुनाव, मतलब उनका वो ही पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जैसे लोकसभा में जो 2 मेंबर्स होते हैं, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि अब ये प्रोविज़न हटा दिया गया है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के माध्यम से कंटिन्यू उस प्रावधान को नहीं किया गया है, तो इस वजह से अब वो निष्प्रभावी हो गया है। और उसी प्रकार से राज्यसभा में आपको पता होगा कि 12 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान रखते हैं। तो ऐसे मेंबर्स भी जो नॉमिनेट किए जाएँगे प्रेसिडेंट के द्वारा, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है? और कौन-कौन से मेंबर्स होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में? जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट्स लेजिस्लेटिव स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। तो देखिए स्टेट के लेजिस्लेचर में कभी किसी-किसी स्टेट में 2 हाउसेज़ वहाँ पे भी होती हैं। एक विधानसभा और एक विधान परिषद, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी कि विधानसभा, तो उसके सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सदस्य संख्या को थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि भई ये सदस्य संख्या कुल मिला के कितनी हो जाती है।
देखिए, यदि लोकसभा की हम बात करें और राज्यसभा की बात करें, तो इसमें कितने टोटल मेंबर्स हो सकते हैं, उसको एक नज़र देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552, जिसमें 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते थे, जो कि वर्तमान में नहीं होते। तो ये जो 550 है, जो अधिकतम हो सकते हैं, इनमें से 530 राज्यों के विभिन्न राज्यों से आएँगे और बाकी जो 20 हैं, वो यूनियन टेरिटरीज़ से आएँगे। तो देखिए, अभी वर्तमान में क्या है कि राज्यों से ये 530 मेंबर तो हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ से जो मेंबर्स आए हुए हैं लोकसभा में, उनकी संख्या अभी 20 नहीं बल्कि एक्चुअल में अभी 13 है। तो इस तरीके से वर्तमान में लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 250, बट इसमें भी क्या है कि 238 जो हैं वो विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा चुने जाते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं, वो नॉमिनेट होके आते हैं, ठीक है? तो ये 238 सदस्य जो हैं, वो उसमें भी वर्तमान में अभी हमारे पास राज्यसभा में स्ट्रेंथ है 233 का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि राज्यसभा का स्ट्रेंथ 233 और लोकसभा का 543। तो यदि इन दोनों को सम कर दिया जाए, तो ये 543 और 233 दोनों का सम आपको मिलेगा 776। मतलब कि लोकसभा और लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो टोटल पार्लियामेंट से 776 मेंबर 776 मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसके बाद और आगे देखते हैं और कौन-कौन से मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो राज्यों के विधान सभाएँ होती हैं, उनके मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अलग-अलग राज्यों में विधान सभा में सदस्यों की संख्या अलग-अलग है, ठीक है? तो उनका कंप्लीट फिगर की यदि बात करें, तो एप्रोक्सिमेटली अभी वो अलग-अलग विधान सभाओं में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अभी वर्तमान में, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या वर्तमान में 4120 है और इसके पहले हम देख चुके, ये तो स्टेट से आए हुए हैं और इसके पहले हम देख चुके हैं कि पार्लियामेंट से कुल कितने मेंबर्स हैं। पार्लियामेंट से हमारे 776। तो यदि इन दोनों को सम करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 4896। तो ये इतने मेंबर्स जो होंगे, वो क्या होंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये सारे मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन करने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, उसमें इतने सारे मेंबर्स होंगे, ठीक है? तो क्या हर एक मेंबर का 1 वोट काउंट होगा क्या? जैसे सिंपली किसी भी लोकसभा का इलेक्शन होता है या विधानसभा का इलेक्शन होता है या किसी भी लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होता है, तो वोट वाले का वोट जो है, वो एक सिंगल काउंट होता है, 1 काउंट होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी स्थिति अलग है। तो वो क्या स्थिति अलग है, उसके बारे में चर्चा की गई है हमारे संविधान के आर्टिकल 55 में। तो आर्टिकल 55 में क्या बताया गया है कि भई किस तरीके से, मतलब मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर किस तरीके से होगा। तो ये मैनर उसमें बताया गया है, तो उसमें ये बताई गई है साफ-साफ इस आर्टिकल में कि ये इस बात का कोशिश किया जाएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अलग-अलग स्टेट्स को जो भी वेटेज मिल रहा है, वो उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी हो, एक समरूपता हो, यूनिफ़ॉर्मिटी हो। तो ये यूनिफ़ॉर्मिटी लाने के लिए ही क्या किया गया है कि 2 फ़ॉर्मूले वहाँ पे 2 फ़ॉर्मूलों का चर्चा किया गया है, कहाँ पे? आर्टिकल 55 में। तो देखिए,
पहला फॉर्मूला क्या है? ये यूनिफ़ॉर्मिटी लाने के लिए क्या किया जाता है कि हर एक स्टेट्स के विधायकों के वोटों की वैल्यू उस स्टेट के पॉपुलेशन के आधार पे निकाली जाती है और हर एक विधायकों के वोटों की वैल्यू निकल जाने के बाद जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के विधायकों के वोटों की वैल्यू को सम कर दिया जाता है। तो उसके आधार पे फिर पार्लियामेंट के एक मेंबर के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो ये कैसे होता है वो फॉर्मूले से देखेंगे। तो देखिए, वैल्यू ऑफ 1 ml, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 ml, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 ml। राज्य में जो विधायक होता है उसके वोट की वैल्यू कितनी होती है, एक वोट की वैल्यू कितनी होती है, मतलब एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी होती है। तो ये कैसे निकाला जाता है? पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट का पॉपुलेशन और उस स्टेट में इलेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरीके से जैसे किसी भी स्टेट का अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ का ही एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए कि अ, एक फॉर एग्जांपल कि 3 करोड़ जो है यहाँ की जनसंख्या है, 3 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है और यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं विधानसभा में वो 90 हैं, ठीक है? तो इसके एक विधायक, इस राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे देखिए इसको कैंसल करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब वोट की वैल्यू निकाली जाती है, तो यहाँ पे पर थाउज़ेंड निकाली जाती है। पर थाउज़ेंड मीन्स क्या होता है कि भई यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसमें आप इंटू 1000 भी करोगे, इंटू 1000 करोगे या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहिए कि भई ये पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको डिवाइड करने के बाद जो भी क्वांटिटी आएगी, तो उस क्वांटिटी में आप 1000 का डिवाइड और करोगे। तो ये जैसे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक सेकंड, तो अभी हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में एक विधायक के वोट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे इसको हम कैंसल कर देते हैं और फिर डिवाइड करते हैं इस तरीके से, तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्वांटिटी आएगी, ये पॉइंट इधर 33, इस तरीके से ये इधर आगे जाएगा।
ये पॉइंट इधर, इसके बाद वो 3333 वो उधर आधा ही रहेगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे फिर से क्या होता है कि भाई आप ये जो क्वांटिटी आई उसको आप 1000 से डिवाइड करोगे। तो ये 1000 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 333.33 इस तरीके से आ जाएगा। 333.33 इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए 1000 से डिवाइड करने के बाद जो भी क्वांटिटी आएगी उसको आपको इंटीजर में लेना है, पूर्णांक में लेना है। तो वो पूर्णांक में लेने के लिए क्या होता है कि भाई यदि ये इधर ये डेसिमल के बाद मतलब 1000 से डिवाइड करने के बाद ये इधर वाली क्वांटिटी डेसिमल के 3 प्लेसेस तक की क्वांटिटी यदि ये 500 से यानी कि 500 से अधिक है, तो ये वाली क्वांटिटी में जो इसके पॉइंट के पहले वाली जो क्वांटिटी है उसमें 1 बढ़ा देंगे। यदि ये 500 से डेसिमल के बाद वाली जो क्वांटिटी है वो 500 से कम है, तो उस कंडीशन में इसको सीधे ही नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये देखिए 500 से मतलब 500 से 333 या 333 कम है, तो इस तरीके से इसको सीधे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से एक फॉर एग्जांपल एक विधायक की वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 333 हो जाएगी। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो टोटल 90 इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उनकी यदि वोटों की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब उनके टोटल वोटों की वैल्यू निकालनी है तो 333 इंटू 90 कर देंगे। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों के वोटों की टोटल वैल्यू निकल जाएगी। इसी प्रकार से और जितने भी हमारे स्टेट हैं, जितने भी हमारे राज्य हैं, उन सभी राज्यों के वोटों की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान और रखना है कि ये जो पॉपुलेशन टर्म इसमें इस्तेमाल किया गया है, एक विधायक के वोट की वैल्यू निकालने के लिए जो स्टेट पॉपुलेशन इस्तेमाल किया गया है, तो ये स्टेट का पॉपुलेशन के लिए तो वैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भई जो करंट में सेंसस हुआ है, जो लास्ट सेंसस हुआ है, जिसके डेटा पब्लिश हो चुके हैं, तो उस डेटा को यूज़ किया जाएगा, किसके लिए? ये पॉपुलेशन स्टेट पॉपुलेशन को वहाँ पे फ़ॉर्मूले में जो स्टेट पॉपुलेशन है, उसकी वैल्यू को रखने के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया था कि उस लिमिट को क्या किया गया था मतलब जो पॉपुलेशन लेना है तो उसके लिए ये निर्धारित कर दिया गया था कि इस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो 1971 के जो भी पब्लिश्ड डेटा हैं 1971 के जो भी पब्लिश्ड डेटा हैं, उनके बेसिस पे ही किसी स्टेट का पॉपुलेशन जो है वो लिया जाएगा। इस तरीके से प्रावधान कर दिया गया और उसके बाद 84th यानी कि 80वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 के आसपास, तो यहाँ पे क्या प्रावधान 2001 में था ये, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया फिर कि ये जो पॉपुलेशन लिया जाना है, तो उसको 2026 के लिए फ्रीज़ कर दिया गया। यानी कि स्टेट्स का जो आप पॉपुलेशन लोगे, वो 2026 तक वो ही पॉपुलेशन लोगे, जो 1971 में उस स्टेट का पॉपुलेशन था। तो यहाँ पे बस आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस स्टेट का जो पॉपुलेशन है, अभी प्रेज़ेंट का पॉपुलेशन नहीं लिया जाता है, बल्कि 1971 में उस स्टेट का जो पॉपुलेशन था, उसी पॉपुलेशन को लिया जाता है। ठीक है? ऐसा इस वजह से किया गया क्योंकि भाई देखिए, जब जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी अलग-अलग राज्यों के द्वारा, तो इसमें साउथ के जो स्टेट हैं, वो ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे थे और जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया के, तो वो अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उनका पॉपुलेशन ज़्यादा था। तो उनका पॉपुलेशन चूँकि ज़्यादा था, इस वजह से उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ज़्यादा रिप्रेज़ेंटेशन मिलता, ज़्यादा वेटेज मिलता, तो ऐसा ना हो, एक इक्विलिब्रियम बना रहे।
तो उसको मेंटेन करने के लिए ही क्या किया गया कि भाई 1971 के डेटा के अकॉर्डिंग ही स्टेट के पॉपुलेशन के को रखते हुए एक विधायक के वोट की वैल्यू निकाली गई। तो इस तरीके से हर एक स्टेट के विधायकों की वोट की वैल्यू निकाली गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हर एक स्टेट के हर एक हर एक विधायक के वोटों की टोटल वैल्यू हमारे पास निकल गई है। अब जितने भी स्टेट हैं उन सभी के सभी विधायकों की वोटों की वैल्यू का सम निकालेंगे। मीन्स सम ऑफ सम ऑफ वैल्यूज sum of values of votes of all MLAs of all states। भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट्स के सभी एमएलए की वोटों की वैल्यूज को आप जोड़ लोगे। फिर उससे क्या करोगे, उससे उससे क्या करोगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं उन दोनों ही सदनों के सदस्यों की कुल संख्या से इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो ये अभी वर्तमान में कितनी है, 776 है। तो इस तरीके से ये जो डिवीजन आएगा वो डिवीजन क्या बताएगा, ये बताएगा वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वोट ऑफ 1 MP। मीन्स एक सांसद के वोट की वैल्यू कितनी है वो इससे पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MP इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इस तरीके से एक पार्लियामेंटेरी मतलब एक एमपी के वोट की वैल्यू निकल गई, तो टोटल 776 एमपीज के वोटों की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 776 कर देंगे। तो इस तरीके से सभी सांसदों के वोटों की वैल्यू, ये एक सांसद के वोट की वैल्यू निकाली जाती है और अलग अलग राज्यों के विधायकों की वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है। उसका रीजन ये होता है कि भाई जैसे हमने एमएलएस की वोट की वैल्यू जो है निकालने के लिए फॉर्मूला देखा, तो वहां पे फॉर्मूले में ऊपर में जो पॉपुलेशन आ रहा है, तो ये पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स उस विधानसभा में। तो यदि पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा आएगी, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस तरीके से पॉपुलेशन यदि ज्यादा है और सीटें कम है तो उस पर्टिकुलर राज्य के उस एक एमएलए के वोट की वैल्यू ज्यादा आती है। तो अलग अलग राज्यों के वोट एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग है। तो यदि हम इसको फिगर में देखें कि इन सभी वोट्स को कैलकुलेट करने के बाद ये कितनी हो जाती है, तो एमएलएस के वोट की टोटल वैल्यू, एमएलएस के वोट की टोटल वैल्यू आपको मिलेगी
5,49,474। और यदि एमपीस के टोटल वोट की वैल्यू निकालें तो ये आपका मिलता है 5,49,408 इस तरीके से। तो यदि हम इसको अराउंड मतलब एडिशन करें तो देख रहे हैं आप कि 10,98,882 ये टोटल वोट की वैल्यू है। यानी कि सारे एमएलए और सारे एमपी यदि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें तो टोटल वोटों की वैल्यूज कितनी आती हैं? ये 10,98,882 आती है। तो ये फॉर्मूले के बारे में क्या है कि दिया हुआ है हमारे संविधान के आर्टिकल 55 में। अच्छा, उसमें ये बात भी लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो ओपन जो ये प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो ओपन बैलेट से नहीं होगा बल्कि सीक्रेट वोटिंग होगी, गुप्त मतदान होगा। सीक्रेट वोटिंग होगी मतलब कोई पर्टिकुलर एमपी या फिर कोई पर्टिकुलर राज्य का विधायक राष्ट्रपति के लिए किसको वोट दे रहा है ये किसी को नहीं पता होता, क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है वो गुप्त मतदान के माध्यम से होता है, सीक्रेट वोटिंग के द्वारा होता है। तो ये बात है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसके बाद क्या होता है कि आपको ये टर्म समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सिस्टम इस सिस्टम से होता है। और कौन से मेथड से? तो वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड से। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड मतलब क्या होता है? एकल संक्रमणीय वोट। तो ये प्रोपोर्शनल, वैसे शाब्दिक अर्थ में समझाएं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम का मतलब ये होता है कि अनुपातिक रूप से जो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज बन रहा है उनके सदस्यों को अनुपातिक रूप से वोट डालने का अधिकार हो, अनुपातिक रूप से उनका वोट डले। तो अनुपातिक रूप से मतलब कैसे? जैसे किसी भी स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां के एक विधायक के वोट की वैल्यू जो है वो ज्यादा रहेगी। तो एक अनुपात में हो रहा है, ठीक है, ताकि एक होमोजेनाइज किया जा सके पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों का, और भारत के अलग अलग क्षेत्रों का राष्ट्रपति को चुनने में अपना एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो। और सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड क्या होता है ये अपन प्रक्रिया भी अभी पढ़ेंगे तो उसके द्वारा ये क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये चीजें जो है होती है। तो चलिए उस सीधे प्रक्रिया में चलते हैं। तो देखिए, एक होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोटा सिस्टम, एक होता है कोटा सिस्टम। तो ये कोटा सिस्टम क्या होता है? कोटा सिस्टम क्या होता है कि भाई एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वोट्स को निर्धारित कर दिया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि भाई इतने वोट्स या इतने वोट की वैल्यूज मिलने के बाद ही किसी उम्मीदवार को, राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित किया जाएगा। बाकी के चुनाव में क्या होता है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, कि भाई जैसे कोई 55,000 वोट पाया है, विधानसभा के चुनाव की बात करें, और कोई दूसरा मेंबर जो है वो 54,000 वोट पाया है या 54,909 वोट पाया है, और ये अगला व्यक्ति जो है वो मात्र एक वोट ज्यादा पाया है 55,000। तो जो एक वोट भी यदि कोई ज्यादा पाया है तो वो जो ज्यादा पाया है वो व्यक्ति को जीता हुआ घोषित किया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। मतलब पहले खंबा छूने की विधि की जो ज्यादा वोट पाया वो जीत जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या है कि ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोटा सिस्टम निर्धारित किया गया है। ये कोटा सिस्टम के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि इतने फिक्स नंबर ऑफ वोट्स या वैल्यूज ऑफ वोट्स मिलेंगे तभी कोई मेंबर जो है, कोई उम्मीदवार जो है वो
राष्ट्रपति के इलेक्शन में जीता हुआ घोषित किया जाएगा। तो देखो दुनिया भर में ये कोटा सिस्टम किस तरीके से निकाला जाता है, उसके लिए फॉर्मूला है। ये जो कोटा निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैकेंसीज +1 इसमें कर देंगे, और फिर इनको पूरे जो मतलब ये ऑपरेट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें +1 और कर देंगे। तो इस तरीके से कोटा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो कोटा सिस्टम का ये जो फॉर्मूला है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, और राज्यों के द्वारा जब राज्यसभा में मेंबर्स चुने जाते हैं तो वो चुनाव का तरीका भी इसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड से होता है, और उसमें भी ये कोटा जो है वो डिसाइडेड रहता है, मतलब उसी इसी तरीके से वहां पे भी कोटा निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे कोटा कैसे निकालेंगे, तो देखिए वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, तो यहाँ पे हम अपनी सुविधा के लिए इसको 100 ले लेते हैं ताकि हमको आगे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो वैसे तो टोटल जैसे अभी हमने इसके पहले फिगर पढ़ा तो 10,98,882 टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स मिल रहे हैं, सभी एमपीज और सारे एमएलएस का वैल्यूज ऑफ वोट मिला दे तो, लेकिन उसको हम सुविधा के लिए 100 ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज, प्रेसिडेंट का एक ही वैकेंसी है, प्रेसिडेंट का एक ही वैकेंसी, जैसे राज्यसभा में किसी पर्टिकुलर राज्य में राज्यसभा के लिए इलेक्शन होता और वहां पे 3 वैकेंसीज के लिए एक साथ इलेक्शन होता, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हो जाती, लेकिन यहाँ पे तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और प्रेसिडेंट एक ही पद है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे +1 डिवाइड, और इससे जो भी आएगा उसमें आप क्या कर देंगे +1 ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से ये 50 +1 हो जाएगा, मीन्स 51 हो जाएगा। तो ये 51 जो आया है ये क्या बता रहा है कि भाई यदि टोटल 100 वैल्यू ऑफ वोट्स हैं तो यदि कोई 51 जो है वो गेन करता है, 51 वोट गेन करता है, तो वो जीता हुआ कहलाएगा। जब तक उसको 51 वोट नहीं मिलेगा तब तक वो जीता हुआ नहीं कहलाएगा। यदि कोई किसी को नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे करेंगे, किसी को वोट मिला ही नहीं तो फिर कैसे करेंगे, तो उसको समझने के लिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कोई मान के चलिए कि 4 मेंबर हैं, 4 उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं जो किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, इसमें से ए को मान के चलो कि ए को वोट मिल रहा है 40, बी को 45 मिलता है, सी को मान के चलिए 10 मिल जाता है और डी को 5, इस तरीके से मिल जाता है। टोटल 100 वोट को लेके चलते हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी होगा। तो यहाँ पे इसको नहीं, यहाँ पे थोड़ा इसको बी को ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम अभी ये देखेंगे कि किस तरीके से जो ज्यादा शुरुआत में ज्यादा वोट जिसको मिलता है वो हार जाता है, और जिसको कम वोट मिलता है वो उसके चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो जीत जाता है। तो ये उठक-पटक कैसे हो जाता है, उलट-फेर कैसे हो जाता है, उसको भी हमको देखना है। लेकिन उसको देखने के पहले आप ये समझिए कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कैसे देता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति जो है वो केवल सिंगल व्यक्ति को वोट डाल देगा या सिंगल उम्मीदवार को वोट डाल देगा फिर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या किया जाता है कि प्रेफरेंसेस डाले जाते हैं, जैसे कि एक वोटर को यानी कि एक इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर को एक पर्ची मिलेगी और उस पर्ची में सारे उम्मीदवारों का, जितने भी उम्मीदवार हैं उनका पूरा एक लिस्ट होगा, जैसे ये ABCD। तो ये 4 मेंबर्स हैं। तो जो वोटर होगा वो क्या करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज का जो मेंबर है, वोटर है, वो इनके सामने प्रेफरेंसेस डालता है, जैसे बी को प्रेफरेंस 1 डाल दिया, ए को प्रेफरेंस 2, डी को थर्ड प्रेफरेंस में और सी को फोर्थ प्रेफरेंस में। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेफरेंसेस डाले जाते हैं।
प्रेफरेंसेस मतलब चयन की प्राथमिकताएं डाली जाती। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है A45, B40, C10 और D5, ये क्या है? ये इसका मतलब ये है कि 45 मेंबर्स ने 45 वोटर्स ने ए को अपना फर्स्ट उम्मीदवार चुना है, मतलब पहले वोट दिया है। 40 वोटर्स ने बी को पहले नंबर पे रखा है, 10 वोटर्स ने सी को पहले नंबर पे रखा है और 5 वोटर्स ने क्या किया है, डी को पहले नंबर पे रखा है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी 51 नहीं मिल रहा है इस स्थिति में। 51 जो हमारा कोटा भी डिसाइडेड था, अभी हम देखे 100 वाले एग्जांपल में, तो 51 तो किसी को नहीं मिल रहा है। तो अब उस स्थिति में क्या करेंगे? तब उस स्थिति में जो हारा हुआ दिखता हुआ कैंडिडेट है, जो दिख रहा है कि भाई वो हार रहा है, तो उसके वोटों को कैंसल करके ये देखेंगे कि डी को जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, उन्होंने नेक्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया है? तो देखिए यहाँ पे डी को फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले 5 लोग हैं। ऐसे 5 लोग हैं जिन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। यदि इन 5 लोगों में से यदि इन 5 लोगों में से एक व्यक्ति ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया है, बी को सेकंड प्रेफरेंस देने वाले जैसे 3 मेंबर्स हैं और सी को सेकंड प्रेफरेंस देने वाले केवल एक ही मेंबर हैं। तो ये देखिए, ये सेकंड प्रेफरेंस की बात हो रही है, सेकंड प्रेफरेंस की बात हो रही है, सेकंड। तो यहाँ पे डी को फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले टोटल 5 लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं। अब ये 5 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस में, ये 5 लोगों में से एक व्यक्ति ने, एक वोटर ने ए को सेकंड प्रेफरेंस में रखा है, 3 वोटर्स ने बी को सेकंड प्रेफरेंस में रखा है और एक वोटर ने सी को सेकंड प्रेफरेंस में रखा है। तो देखिए, ये इन्होंने जो रखा है प्रेफरेंसेस, वो क्या हो जाएगा, मतलब सेकंड प्रेफरेंस वाले मेंबर्स को या फिर कैंडिडेट्स को जो चुनाव में खड़ा हुए हैं, उनको ये वोट ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए, ये ए का एक वोट, मतलब ए के लिए यहाँ पे एक वोट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे बी के लिए 3 वोट जनरेट हो रहा है और यहाँ पे सी के लिए 1 वोट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये 45 + 1 46 हो जाएगा और ये 43 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो अभी के भी स्थिति में किसी को भी 51 वोट नहीं मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको समझना ये पड़ेगा कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे जो हारा हुआ कैंडिडेट था, उसके वोटों को हमने कैंसल करके जो उसके सेकंड प्रेफरेंसेस वाले थे, तो उन सेकंड प्रेफरेंसेस वाले कैंडिडेट्स को क्या कर दिया गया है, उनके वोटों को ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति का वोट एक ही काउंट होगा, इस वजह से इसको बोल रहे हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति 2-3 उम्मीदवारों, मतलब एक व्यक्ति का वोट 2-3 उम्मीदवारों के लिए काउंट हो जाएगा, प्रेफरेंस दिया है तो ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति का वोट एक ही उम्मीदवार के लिए काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे इस वाले स्थिति में, यहाँ पे किसी को भी 51 वोट नहीं मिल रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम सेकेंड राउंड में जाएंगे। तब सेकेंड राउंड में जाने के टाइम हम क्या करेंगे कि भाई हम ये देखेंगे कि अब सेकेंड लास्ट कौन आ रहा है। मतलब अब जो सेकेंड लास्ट आ रहा होगा, सी जैसे आप यहाँ आ रहा है, तो उसके तो जीतने की कोई संभावना नहीं है, वो तो लास्ट में है। तो उसके वोटों को भी अब क्या किया जाएगा, कैंसल करते हुए जो टॉप के कैंडिडेट्स हैं उनमें ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे टॉप के कैंडिडेट्स हैं ए और बी, तो सी के इन वोटों को 10 और 1 जो है, इन वोटों को ए और बी को ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे राउंड में, दूसरे राउंड के कैलकुलेशन में। तो ये कैसे होगा, तो देखिए, सी को फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले सी को फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले टोटल
कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर। और इसमें से एक ऐसा है जिसने सी को सेकंड प्रेफरेंस दिया है। तो मान के चलते हैं, यहाँ पे ये सेकंड प्रेफरेंस वाला है, ये सी को जिसने सेकंड प्रेफरेंस दिया है, और इसने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, इस वाले ने। अच्छा, ये जो 10 है, 10, तो ये मान के चलिए, ये 10 में से ये 10 मेंबर्स ऐसे हैं, 10 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, और सेकंड प्रेफरेंस इन्होंने किनको दिया है? तो इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दिया है, मान के चलो ए को सेकंड प्रेफरेंस देने वाले एक वोटर हैं, बी को सेकंड प्रेफरेंस देने वाले 6 वोटर हैं, और डी को सेकंड प्रेफरेंस देने वाले मान के चलिए 3 वोटर्स हैं। तो इस तरीके से 6, 3 और 1 10 हो जाएगा। तो अब उसके बाद देखेंगे कि भाई ये तो डी यहाँ पे आ रहा है, तो डी के वोट को कैसे उधर ट्रांसफर करें, ए और बी में? तो भाई डी तो अभी दौड़ से बाहर हो गया है, वो तो हार ही रहा है। तो फिर क्या करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है और डी को सेकंड प्रेफरेंस दिया है, उसके लिए हम देखेंगे कि उन्होंने अगले प्रेफरेंस में, यानी थर्ड प्रेफरेंस में कितने ने कितनों को रखा है। तो देखो, यहाँ पे ऐसे 3 मेंबर्स थे जिन्होंने डी को सेकंड प्रेफरेंस दिया था, तो उनमें से अब ये देखते हैं कि भाई ये 3 मेंबर्स में से कितने मेंबर्स ने ए को नेक्स्ट प्रेफरेंस में रखा है। तो हमने देखा कि ए को एक व्यक्ति ने नेक्स्ट प्रेफरेंस में, यानी कि थर्ड प्रेफरेंस में रखा है, और 2 व्यक्तियों ने बी को थर्ड प्रेफरेंस में रखा है। तो इस तरीके से ये डी को मिलने वाले वोट भी ए और बी को ट्रांसफर अभी होंगे। तो कैसे ट्रांसफर होंगे उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ए को यहाँ पे एक वोट मिल रहा है, और यहाँ पे भी एक और वोट मिल रहा है। तो मतलब सी का वोट कैंसल होने से ए का जो वोट, मतलब सी ऐसे व्यक्तियों का वोट जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, उनके वोट अब ए और बी को ट्रांसफर होंगे। तो ए को और कितने वोट मिल रहे हैं? यहाँ का 1, यहाँ का 1, और तो कहीं नहीं है, तो ये +1 और कर देंगे और 2 बार +1 कर देंगे, इस तरीके से। और बी को देखते हैं, तो यहाँ पे बी को इधर यहाँ पे 6 वोट मिल रहा है, और यहाँ पे 2 वोट, तो 6 और ये 2, ये 8 हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 8। और सी को तो कैंसल ही करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ये वाला जो कैंडिडेट है, ये वाला कैंडिडेट जिसने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था और सी को सेकंड प्रेफरेंस में रखा था, अब ये इसका वोट भी क्या है कि ट्रांसफर होगा। तो इसका नेक्स्ट प्रेफरेंस देखते हैं, इन्होंने थर्ड प्रेफरेंस किसको दिया था? तो मान के चलो थर्ड प्रेफरेंस इन्होंने बी को दिया था, बी को। तो इस वजह से इसका वोट फिर से बी को क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इसका वोट फिर से बी को ट्रांसफर हो जाएगा, इस तरीके से +1। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए की टोटल वोट काउंटिंग हो रही है यहाँ पे 48, यहाँ पे बी की देखते हैं तो 43, 51 और 52, यहाँ पे हो जा रहा है बी का 52। तो इस तरीके से ए को मिल रहा है 48 और बी को मिल रहा है 52, और ये जो 52 है वो कोटा जो निर्धारित हुआ था 51 उससे ज्यादा है, मतलब 52 जो है वो 51 से ज्यादा है। तो इस तरीके से बी जो है वो विजेता बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का जो वोट है, एक वोटर का जो वोट है वो एक ही उम्मीदवार को जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 48 है और ये 52 है, ए और बी दोनों को मिला के आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो एक वोटर का वोट एक ही उम्मीदवार को मिल रहा है, लेकिन उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। ट्रांसफर किया जा रहा है, कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है? यदि किसी को तब तक ट्रांसफर किया जाता है जब तक कि
ये जो कोई भी एक कैंडिडेट वो 51 वोट से ज़्यादा ना मिल जाए उसको, या 51 या 51 से ज़्यादा ना मिल जाए। तो इस वाले एग्ज़ाम्पल में हमने देख लिया कि किस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई व्यक्ति जो है वो खड़ा होता है और किस तरीके से उसका इलेक्शन प्रोसीजर होता है। और ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मेथड से, जिसमें कि कोटा डिसाइड करने के बाद कोई विजेता घोषित होता है, तो ये जो प्रक्रिया है, वो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भी इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, और राज्यों के द्वारा जब राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तो भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय था, जिसको सामान्यतः स्टूडेंट्स समझने में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। तो ये वाला जो वीडियो है वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा इस चीज़ को समझने के लिए। अब बाकी चीज़ें जो है वो अगले लेक्चर में देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।